तो क्या एक व्यक्ति जो 20,000 रुपये कमाता है 2,500 रुपये खर्च कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन पे? 2009 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2011 में रिंग रोड में, दिल्ली की रिंग रोड में 24 लेन की आवश्यकता होगी। अगर मैं 5,000 रुपये खर्च करके सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ला सकता हूँ, गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ बंद कर सकता हूँ, प्रदूषण कम कर सकता हूँ, तो आप सोचिए कंजेशन कम कर सकता हूँ, तो स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होगा आप सोचिए। कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीब आदमी अभी भी गरीब है। 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। ये आपको मुझसे बेहतर पता है स्टैटिस्टिक। एक अच्छे नेता में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए: नियत, विजन और सीखने की इच्छा। जीडीपी और स्टैटिस्टिक्स में ऑटोमोबाइल कितनी बिकी ये एक फिगर इंक्लूडेड है, जबकि उल्टा होना चाहिए। मतलब आपको अपने सरकारी एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं है, वो भ्रष्ट है, इसलिए आप हमको पनिश कर रहे हैं उसके लिए। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हमें अमल सर मिले हैं, जो पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन इनके शौक में राजनीति भी आती है। समाज को भी ये पढ़ते हैं और राजनीति के अलग अलग आयामों को भी ये अपनी नज़र से टटोलते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारत की आज की राजनीति, पब्लिक पॉलिसी को लेकर इनका क्या मानना है। नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली अपनी डीटीसी की बसों पर और अपने मेट्रो पर टिका हुआ है, नहीं तो दिल्ली फट गया होता एक जगह हो के। अभी भी दिल्ली में ये नौबत है कि कहीं कहीं दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो इतनी डेंस है कि एशिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो बन जाता। तो सर, क्या मानना है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दिल्ली की, जिसको कंपैरेटिवली फॉर नाउ अच्छा माना जाता है? दिल्ली में बस पहले से ही इम्पोर्टेंट तरीका था ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। मेट्रो नहीं बनी थी जब, तो उसको समय के साथ बढ़ाया नहीं गया। ये एक समस्या रही दिल्ली में। और इनफैक्ट आप समझिए कि दिल्ली में समस्याएं क्यों अब इतनी बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली में जितनी गाड़ियां हैं वो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में जितनी गाड़ियां हैं उनको अगर जमा किया जाए उससे भी ज़्यादा गाड़ियां दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स, मुंबई चेन्नई को मिला भी दें तो भी दिल्ली में उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों हुई? ये खराब प्लानिंग के कारण, या प्लानिंग की ही नहीं गई। जनसंख्या बढ़ती गई, लोग आते जा रहे हैं, ये माइग्रेशन है इंडिया में। हम समझ रहे हैं मुंबई में भी इतना माइग्रेशन है, दिल्ली में भी इतना माइग्रेशन है, बट पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कोई प्लानिंग नहीं की गई। ये दिखाता है कि हमारे राजनेताओं में दूरदृष्टि नहीं है। और मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जी, मेट्रो देखिए, मेट्रो एक महंगा साधन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। आपको मैं हिसाब भी बता सकता हूँ, आप खुद सोच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा है, एवरेज व्यक्ति, मिनिमम वेज तो 13-14 हज़ार रुपये, मैं फिर भी 20,000 एज्यूम कर लेता हूँ। अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो कम से कम आपके दिन के 80 से 100 रुपये खर्च ज़रूर होंगे। और आप अगर 25 दिन ऑफिस जाते हैं तो आप समझ लीजिए 2,500 रुपये आपके खर्च होंगे। तो क्या एक व्यक्ति जो 20,000 रुपये कमाता है 2,500 रुपये खर्च कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन पे? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो बस एक मेन साधन था और है। वो अपनी कमाई का 10% से ज़्यादा सिर्फ आने जाने में खर्च करेगा। हाँ, इनफैक्ट आप ध्यान से सोचिए 10% से भी ज़्यादा है। तो क्या किराया कितना दे रहा है, वो खाने पे कितना खर्च करेगा? तो एक आम आदमी के लिए मेट्रो फिजिबल नहीं है। दिल्ली में थोड़ा इनकम लेवल ज़्यादा है, इसीलिए लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो कोई ख़राबी नहीं है, मतलब मेट्रो में कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेट्रो में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, मेट्रो भी होना चाहिए। बट आप देखिए बहुत सारी लेडीज़ बस में क्यों ट्रैवल करती हैं? बस में लेडीज़ ज़्यादा क्यों ट्रैवल कर रही हैं पिछले 5 साल से? क्योंकि उनको मुफ्त में ट्रैवल करने को मिल रहा है। दे सेव, उनको पैसे बचते हैं उनके घर में। और वही हिसाब वही है, 20-25 हज़ार रुपये जो कमा रहा है, जिसकी फैमिली में इनकम है, उसके लिए वो मतलब वही सही तरीका है। तो हमको बसों पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें जब बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस समय बसें बंद की गई और रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि बहुत प्रदूषण हो रहा है, CNG लाने की बात हुई। तो उस समय यही बात हुई थी कि करीब
दिल्ली में 12-13 हज़ार बसें खरीदनी चाहिए, दिल्ली की इतनी रिक्वायरमेंट है। और ये 20 साल से पुराना केस है, ये जजमेंट भी उस समय की है, पर इन्होंने किसी ने नहीं। आप एवरेज बस पिछले 10 साल में देख लीजिए, दिल्ली में एवरेज बस काउंट 6,000, मतलब 6,000 बसें होंगी, 6-6.5 भी गई होंगी, पर इतना एवरेज बसें नहीं हैं DIMTS और DTC को मिला के, तो वो एडिक्वेट नहीं है। आपको मैं अब अंग्रेज़ी का शब्द यूज़ करूँगा, प्रेडिक्टेबिलिटी। मुझे अगर 15 मिनट में, मुझे पता है मुझे 15 मिनट में बस नहीं मिलेगी, तो क्या मैं ऑफिस पहुँच सकता हूँ समय पे? रिलायबिलिटी का सवाल है। क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ बस पे कि मुझे ऑफिस समय पे पहुँचा देगी? अगर नहीं करूँगा तो मैं फिर मेट्रो लूँगा, ऑटो लूँगा, शेयरिंग करूँगा, मैं बाइक खरीदूँगा। आप देखिए टू व्हीलर की जनसंख्या दिल्ली में कितनी है, मैसिव। तो ये सब, इस सब का कारण है मिसिंग प्लानिंग। UTT पेक है एक, वो भी एक संस्था है जिसमें सारी ट्रैफिक के प्लानर्स के, आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानिंग के लोग, सब है लोग हैं, PWD के लोग हैं, MCD के लोग हैं। कोई विजन नहीं है, पता नहीं मास्टर प्लान कैसे बनता है। क्या मास्टर प्लान में किसी ने सोचा दिल्ली की जनसंख्या क्या होगी और बसें कितनी चाहिए? आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। 2009 का इकोनॉमिक सर्वे है दिल्ली का। इकोनॉमिक सर्वे कब बनाया जाता है? बजट के एक दिन पहले आता है। ये दिल्ली के बजट की बात कर रहा हूँ मैं। 2009 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2011 में रिंग रोड में, दिल्ली की रिंग रोड में 24 लेन की आवश्यकता होगी। आप सोचिए, 2009 की रिपोर्ट है, 2011 का प्रेडिक्शन है, और हम 2026 में हैं और अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हुई है। आपको पता है हर रोड की कैपेसिटी होती है, उसके लिए ये लोग यूनिट यूज़ करते हैं, PBU, या मतलब एक कार यूनिट या बस यूनिट बेसिकली यूज़ करते हैं, और कि कितनी कैपेसिटी है रोड की वो मेजर करने के लिए। आपकी रोड की कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इसीलिए ट्रैफिक जैम लगते हैं। और आप उसका रिपरकेशन समझिए, ये आपने बोला नहीं बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए बसें टाइम पे नहीं चलती हैं। आप DTC का शेड्यूल देख लीजिए, कोई शेड्यूल ही नहीं है। आप किसी कंडक्टर ड्राइवर से पूछ लीजिए, कोई शेड्यूल नहीं है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली राजधानी है। यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कमाने आ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स की संख्या लाखों में है। एक सवाल तो इनका है, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने ये वादा किया था कि अगर वो चुन के आती है तो एक मेट्रो कार्ड बनाएगी, क्योंकि जिन्हें नहीं पता है, जो DU में पढ़ते हैं स्टूडेंट है दिल्ली में, वो एक अपना बस कार्ड बनवा सकते हैं, 110 रुपये के महीने पे वो बनता है। मेट्रो कार्ड की भी ऐसी बात की गई थी। तो अगर हम यही बात स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में करें तो ये पूरा सिनेरियो और कितना पेचीदा हो जाता है। सॉरी अगर हम इसी बस और ट्रेन का हिसाब स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट में देखें, जो कुछ कमा नहीं रहा, बस दिल्ली से उम्मीद में आया है कि एक बेहतर कल मिल सके, तो ये पूरा सिनेरियो और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। इनफैक्ट उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। मैं आपको सच में सॉल्यूशंस की भी बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रपोजल लाया था जब ऑड इवन शुरू किया था कि हरी बस में, ऑर्डिनरी बस में 5 रुपीज़ का फ्लैट फेयर होगा और रेड बस में, AC बस में 10 रुपये का फ्लैट फेयर होगा। मुझे लगता है वो बहुत ही ग्रेट आइडिया है, बहुत ही। आप सब्सिडी दीजिए। सी आप एक चीज़ सोचिए, मुझसे लोग भी पूछ चुके हैं कि आप फ्री बस सेवा क्यों देना चाहते हैं। फ्री बस, लेडीज़ को फ्री बस सेवा में कितना पैसा खर्च हो रहा है आप समझिए। 300-400 करोड़ का बजट है इनका। वो पैसा किसका है आप ये सब समझिए। ये सब जनता सोच नहीं रही है। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, अभी बढ़ गया है 60-70 हज़ार करोड़ ले लेते हैं। अगर मैं उस 70,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ लोगों को फ्री बस सेवा या मैं सब्सिडाइज बस सेवा देने में खर्च कर दूं तो कोई खराबी है? मैंने क्या किया, मैं मिनिस्टर हूं, मैं CM हूं दिल्ली का, तो मैंने मेरा काम है रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट। अगर मैं 5,000 रुपये खर्च करके सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ला सकता हूँ, प्राइवेट गाड़ियाँ बंद कर सकता हूँ, प्रदूषण कम कर सकता हूँ, तो आप सोचिए कंजेशन कम कर सकता हूँ, तो स्वास्थ्य पे इसका क्या असर होगा आप सोचिए। दिल्ली के लोग, आप स्टैटिस्टिक देखिए, करीब, मेरे पास एक बहुत पुराना रफ फिगर है,
अपनी जेब से सारी दिल्ली की जनता करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है हेल्थ पे अपने। समझ गए? मतलब आपने 1,000 रुपए खर्च किए पिछले साल में, मैंने 2,000 रुपए खर्च किए, इन्होंने 2,500 रुपए खर्च किए, सब मिला के। इंटरेस्टिंग बात ये भी हो जाती है कि कई आंकड़े में ये बताते हैं कि भारत में लोग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हेल्थ केयर के पास जाते हैं। क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है ना, भरोसे की समस्या है। ऑल्दो आप देखिए सरकारी अस्पतालों में सबसे अच्छा इलाज होता है और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना सरकार का कर्तव्य है, वो तो करना ही चाहिए। बट हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए, पर आप समझिए मैं अब ये कहना चाहता था कि हम अगर बस सब्सिडाइज करें, आप 5 और 10 रुपए का टिकट कर दीजिए, आप पास 500 रुपए का कर दीजिए या 200-300 रुपए का कर दीजिए, मेट्रो भी सस्ती कर दीजिए, मेट्रो को सब्सिडाइज कीजिए, वो पैसा वेस्ट नहीं जा रहा। आप समझिए आपने गाड़ियां कम कर देंगे, प्रदूषण कम हो जाएगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे। आप उनको कंपनसेट करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? यूरोप में, फिनलैंड में, डेनमार्क में क्वालिटी ऑफ, नॉर्वे में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों अच्छी है? आपको पता है AQI कितनी है? 15। आप सोच सकते हैं 15 AQI? सपना देख रहे हैं आप यहाँ बैठे बैठे अभी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या होगा 15 AQI में? अच्छी सांस ले पाएंगे। बाकी सब पैसे से कुछ नहीं होता। मतलब हम जो GDP और इन सब चीज़ों पे फोकस करें उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीब आदमी अभी भी गरीब है, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, ये आपको मुझसे बेहतर पता है स्टैटिस्टिक। ये सब बेवकूफ़ बना रही है सरकार हम लोगों को। 80 करोड़ का आंकड़ा इसलिए है क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुआ। अगर वो सेंसस हो गया होता तो 80 करोड़ का आंकड़ा और ऊंचा जाता। हाँ, मैं भी, आप ठीक बोल रहे होंगे, हैं बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो आप समझिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। तो उसके लिए अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करना पड़े या 5 रुपये 10 रुपये का टिकट करना पड़े तो उसमें कोई खराबी नहीं हो, बहुत ही अच्छा विचार है। बजटरी सपोर्ट दीजिए उससे सब्सिडी को। ये जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं अरविंद ने फ्री कर दिया, ये सब गलत धारणा है। फ्री करने के फ़ायदे हैं। अब कितने शहरों में फ्री है आपको पता है? पेरिस में बीच में फ्री कर दिया था जब पॉल्यूशन बढ़ गया था ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे शहर हैं इंडिया में, विदेशों में, वर्ल्ड में, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। आप कीजिए। आप, पैसा किसका है? हमारा ही है ना। टैक्स कौन दे रहा है? मैं ही दे रहा हूँ। आपको सारा पैसा इकट्ठा किया आपने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए ही फ्री कर दिया, पर रिजल्ट क्या है? गाड़ियाँ कम, कंजेशन कम, मैं समय पे ऑफिस पहुँच रहा हूँ, मैं आधे घंटे में यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। अब सोचिए सड़क खाली है, बसें चल रही हैं। आप मतलब बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये करना, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते आप समझिए। एक और विचार मैं आपको नया देना चाहता हूँ। आप लाइट रेल बनाइए, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से मिटर, RRTS वही है, लाइट रेल का ही एक ग्रुप है। आप दिल्ली से गुड़गांव तक मेन रोड के लेफ्ट मोस्ट लेन में सिर्फ ग्राउंड लेवल पे, में कोई कंस्ट्रक्शन के पैसे खर्च करने नहीं है, कम से कम सिर्फ आपको रेलवे ट्रैक ले करना है और आपको बिजली देनी है। आप लाइट रेल बनाइए, हर 3 मिनट में चलाइए, आप देखिए क्या होगा, लोग कितने खुश हो जाएंगे। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेल होने की वजह से एक और समस्या निकल कर आती, वो है पार्किंग की समस्या। बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली में वैसे ही हम इन दिनों देख रहे हैं कि कई इमारतों में आग लग गई। क्यों? क्योंकि वो जो MCD के नॉर्म्स हैं, जो पैमाने MCD ने बनाए हैं एक इमारत को खड़ा करने में, वो फॉलो नहीं करते। जो मकान, जो घर इस बात को फॉलो नहीं कर रहे कि आपके पास फायर एग्जिट होना चाहिए, तो जो MCD के पार्किंग के नॉर्म्स है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो फॉलो ही नहीं करेंगे। तो ये इस समस्या को थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, ये तो समस्या है ही। आपको मतलब इससे एक जुड़ा मामला है, मैं आपको बताता हूँ। आप समझिए दिल्ली में कोई कितनी भी गाड़ियाँ खरीद सकता है। आपने ध्यान नहीं दिया इस लाइन पे। मैं कल चाहूँ तो मेरे पास पैसा है तो कल मैं 10 गाड़ी खरीद सकता हूँ, चाहे मेरे पास जगह है उन्हें खड़ी करने की या नहीं, मैं सड़क पे खड़ा कर दूंगा घर के सामने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ये सेंसिबल प्लानिंग है? आप टाउन प्लानर से पूछिए ना दिल्ली में, दिल्ली के CM से पूछिए, पिछले CM से पूछिए, क्या कोई कितनी भी गाड़ियाँ खरीद सकता है? आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। सिंगापुर में 160% रजिस्ट्रेशन फी है गाड़ी पे, 160%। आप समझ रहे हैं? 5 लाख की गाड़ी तो 8 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फी, 7.5-8 लाख रुपए। लेकिन सर बात ये भी है ना कि
हम लोगों को गाड़ी खरीदने से जब तक नहीं रोक सकते जब तक आप उनको एक विकल्प ना दे दें। बिल्कुल। अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही वीक है तो आप किस मुंह से उनसे कहेंगे गाड़ी मत बिल्कुल खरीदो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने। आपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इमीडिएटली इम्प्रूव करना आवश्यक है। कोई पैसे की कमी नहीं है एक्चुअली सरकार के पास, ये चाहें तो कोई पैसे की कमी नहीं है। बसें कितनी भी खरीद सकते हैं आप, खरीदिए, हर 10 मिनट में बस चलाइए। आप बहुत सारे तरीके हैं, आप BRTs चलाइए। समझ नहीं है इनको, BRT का उपयोग नहीं है, आप BRT चलाइए, प्राइवेट व्हीकल्स अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। हर जगह के लिए बस दीजिए ना मुझे, 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे, 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे, हर जगह। कोई समस्या नहीं है। नियत सर, जब करंट रिजीम प्राइवेटाइजेशन की तरफ, निजीकरण की तरफ गई, चाहे उन्होंने MTNL को निजी किया हो, चाहे रेलवे के कुछ हिस्से को वो निजी करने लगे हों, तो सबसे बड़ा तर्क सरकार की तरफ से ये आता कि ये तमाम कंपनियां घाटे में हैं। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं या सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो एक बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से ये आता, पैसे घाटे में चल रही है तमाम कंपनियां। इस पे आपका क्या टीका है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मान लीजिए फ्री कर दें, जिसकी चर्चा दुनिया भर में चल रही है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, कि मतलब आप टारगेटेड मत रखो उसको सबको दे दो, लेकिन इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट एक है, मजबूत आर्ग्यूमेंट, वो यही है कि सरकार घाटे में चली जाएगी। हाँ देखो, मैंने इसका जवाब दिया था। 70,000 करोड़ दिल्ली का बजट है। अगर मैं 5,000 करोड़ खर्च करके मैं सब स्मूथ कर सकता हूँ, आप समझिए, बजटरी सपोर्ट दे रहा हूँ मैं, घाटा नहीं है। मैंने आप सबसे टैक्स इकट्ठा किया और मैंने डिसाइड किया कि ट्रांसपोर्टेशन पे 5,000 करोड़ खर्च करूँगा, सबको 5 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, सिंपल सा, और कोई पैसे नहीं लूँगा मैं। आप समझिए उसके फ़ायदे देखिए ना। मैंने हेल्थ केयर का आपको फ़ायदा दिखाया, सबका स्वास्थ्य इंप्रूव हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। सेफ्टी का भी एक एंगल आएगा, औरतों की सेफ्टी का भी। बिल्कुल, वो तो है ही, ठीक है, मतलब वो छोटा सा मुद्दा है, पर आप उसके बाकी सारे फ़ायदे देखिए, कितने सारे फ़ायदे हैं। और हम पार्किंग की बात कर रहे थे, वो रह गया। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा था, सिक्किम में और शिमला में भी ये रूल है कि अगर आप गाड़ी खरीदें, जापान में भी। हाँ, जापान में तो है ही, बिल्कुल है, बहुत सारे जगहों में है। मैंने आपको सिंगापुर का उदाहरण दे दिया, और सिंगापुर में तो एक और चीज़ है, आप समझिए, लोगों को समझा सकते हैं हम। 2 चीज़ें हैं वहाँ। एक तो रजिस्ट्रेशन फी करीब 160% है, कम से कम, उसके ऊपर भी है। आप बहुत हाई एंड गाड़ी खरीदते हैं तो 180% है। बट सेकंड जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लाइसेंस प्लेट राशनिंग बोलते हैं उसे, कि हर महीने 500 से नंबर प्लेट रिलीज होंगी। आपको बिड करके वो नीलामी में आपको खरीदना है। वो बहुत पैसा खर्च होता है उस पर। तो आप समझ गए, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ कि 500 ही गाड़ियाँ रजिस्टर होंगी हर महीने। तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। आपने गाड़ियों की जनसंख्या लिमिट कर दी, बट सिंगापुर की आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस देखिए, ब्यूटीफुल, आपको हर 5-10 मिनट में बस मिलेगी। तो वो फिजिबल है, आप जो बोल रहे हैं वो फिजिबल है, दिल्ली में भी फिजिबल है, नियत नहीं है। सर, ये बात तो हो गई दिल्ली की। अगर हम और शहरों की बात करें, पुणे, मुंबई, जहाँ पे इतने लंबे ट्रैफिक होते हैं कि वो 10 घंटे 12 घंटे तक के ट्रैफिक मुंबई जैसी जगहों पे देखे गए हैं। दिल्ली की बात तो समझ गए, और शहरों में सर क्या हाल है? जहाँ पंखे नहीं चलते थे, अब वहाँ AC चलाने पड़ रहे हैं। बैंगलोर और पुणे में कोई पंखे नहीं चलते थे 30 साल पहले, 40 साल पहले, इतना ठंडा एटमॉस्फेयर था। इन लोगों ने पेड़ काट के, और ये सब पॉपुलेशन वहाँ बढ़ती जा रही है, सब जगह बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, प्लानिंग नहीं हो रही है, तो ये सब समस्याएं पनप रही हैं। हर जगह रिस्ट्रिक्शन डालना चाहिए। मैं आपको समाधान बताता हूँ गाड़ियों का। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारिए, और साथ में पहली गाड़ी कोई भी परिवार में आप खरीदने दीजिए नॉर्मल कीमत पे। दूसरी गाड़ी में 100% टैक्स लगाइए। लोग गाड़ियाँ दिल्ली में 2 कारण से खरीदते हैं नीड के बाद। वो तो एक तो दिखावा करने के लिए और एक टैक्स बचाने के लिए। और मैं भी चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ निर्मला जी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इन सीबिक को। ये लोग टैक्स के कानून ही बदलना चाहते हैं। तो आप सुना, आपने जाना और आपने समझा भी कि जब हम शहरों की बात करते हैं तो हम
उस 5 ट्रिलियन जीडीपी के ख्वाब में चले जाते हैं। इसी बीच में हमें रुक के इस बात पर भी बात करनी होगी कि जिन शहरों को हम बुन रहे हैं उनके धागे इस शहर में कहाँ से डाले जाएंगे, क्योंकि ये शहर जिसको हम दिल्ली कहते हैं वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है कि इसी दिल्ली का जमुना पार में एक ज़िला है जो एशिया के सबसे पॉपुलेटेड एरिया में आता है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट जो अभी तक है वो ही दिल्ली को फटने से रोका हुआ है, नहीं तो दिल्ली कब का फट चुका होता। लेकिन फिर भी उसमें कई सारी खामियां हैं जो सुधारी जानी चाहिए। जब कोई आदमी या कोई औरत दिल्ली आती है तो इस उम्मीद में आती है कि वो दिल्ली में इतना कमा पाएंगे, इतना बचा पाएंगे कि जो पीछे गांव में उनका परिवार छूट गया है उनके पास भी पैसा भेजा जा सके। लेकिन जैसा कि अभी आपने जाना कि जब आप अपनी आय का 10 से 15% बस आने जाने में ही खर्च कर दें तो आपके पास ले जाने क्या बचेगा। और इसी बीच सरकार के सामने कई अहम सवाल बनते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप कैसे सुधारेंगे। दिल्ली में तुलनात्मक रूप में ही सब कुछ बेहतर है और शहरों में आप इनका हाल देखेंगे तो बात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आप सुन रहे थे अभिषेक श्रीवास्तव को न्यूज़ कोठरी पे। मेरे साथ हैं मेरे साथी शिवम और आभास, और देखते रहिए न्यूज़ कोठरी। धन्यवाद।